नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले कुछ दिनों से आप लोग निश्चित रूप से ऐसा सुन ही रहे हैं कि बहुत जल्द जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान समय को लेकर के यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले भी इसी भर्ती के आने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए है कि जो नए विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनकी वजह से सीटों का बहुत अधिक खाली होना, पहले के जो व्याख्याता लोग थे उनका वाइस प्रिंसिपल के रूप में प्रमोशंस हो जाना, और भी कई ऐसे छोटे बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से आप लोगों को खुद को भी इस बात का एहसास है कि निश्चित रूप से बहुत जल्द व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने वाली है। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, जुलाई का महीना वो महीना आप लोगों के लिए हो सकता है जिसमें आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए शुरुआत की प्रक्रिया देख पाएंगे। दोस्तों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए शुरुआत कब होती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में जहाँ तक मेरा मानना है, और आप भी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि जिन लोगों ने पीजी किया हुआ किसी भी विषय में और अपना बीएड किया हुआ है और शिक्षक बनने के लिए वो अपने आप को तैयार करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यदि सबसे बड़ा अवसर अभी है तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा में है। और वो विशेष रूप से इसलिए है कि जहाँ तक मेरा मानना है, अभी लगभग 40,000 से ज़्यादा पद व्याख्याता के जो रिक्त होने की स्थिति में हैं, इन पदों में से यदि 20,000 पदों पर यानी 50% पदों पर ग्रेड सेकंड से पदोन्नति के माध्यम से भी उनको भरकर पूर्ति की जाती है, तो भी लगभग 20,000 पद जो है वो डायरेक्ट भर्ती के लिए रिक्त रहेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर 15,000 से ज़्यादा पदों पर व्याख्याता की भर्ती परीक्षा होने या उसकी प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, हजारों पदों पर जब भर्तियां आने वाली है, उस स्थिति के अंदर भी यदि हम एक अच्छी रणनीति के साथ में अपनी तैयारी शुरू नहीं कर पाएँ और उसमें भी हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएँ, तो फिर हम ऐसा अवसर दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही सामान्य सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों, एक ऐसी रणनीति को आप लोगों को अभी से अपनाने की आवश्यकता है कि हर हाल में इस बार आप व्याख्याता बन ही पाएँ। बहुत सारे वे लोग भी होंगे जिन्होंने पिछली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अपने पूरे मन और प्रयासों के साथ में परीक्षा दी होगी, लेकिन कुछ अंकों से वो उसमें चूक गए होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये सुअवसर है कि उनकी तैयारी अभी है और अचानक से फिर भर्ती आने का मतलब अपनी तैयारी को और वो धार दे करके निश्चित सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो पाएंगे। वैसे ही जो नए लोग हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अवसर है, क्योंकि भर्ती आना तय है। बहुत सारे रिक्त पद हैं। विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से सरकार को भर्ती का कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको वैसे भी पता है कि सरकार 1 लाख की भर्तियों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें से हजारों पद शिक्षकों के लिए, व्याख्याताओं के लिए होने वाले हैं। अब दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो खास बात करने वाले हैं वो है कि आखिर ऐसी क्या रणनीति आप लोग तैयार करें, क्या योजना आप लोग तैयार करें कि इस बार ये लंबा समय आपको जो मिलने वाला है, इस लंबे समय के अंदर आप बेहतर तैयारी करते हुए निश्चित रूप से सफल हो पाएँ, सफल व्याख्याता बन पाएँ, ग्रेड फर्स्ट की इस जॉब को आप प्राप्त कर पाएँ। मित्रों, यहाँ पर मैं जिन जिन मुद्दों पे बात करूँगा, एक एक बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। वैसे मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है कि हम में से बहुत सारे बालक, बहुत से विद्यार्थी वे भी होंगे जिनको मैं मेरी भाषा में नादान विद्यार्थी कहूँगा, कि कई तरह के कमेंट करेंगे कि अभी तो जो है भर्तियाँ ही नहीं है, वीडियो बनाने के लिए आप आ गए हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों की परवाह हमें कतई नहीं करनी है जो अपने आप के लिए भी नेगेटिव और दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं। आपको पॉजिटिव रह करके, सकारात्मक रह करके, जिनको अपने जीवन में कुछ बनना, कुछ करना है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। क्या क्या काम करने की आवश्यकता है कि हम निश्चित रूप से सफल हो ही जाएं। एक ऐसी रणनीति की बात हम करने वाले हैं जो आपको सफल बनाने में बड़ा योगदान देने वाली है, बशर्ते आपने ध्यान से इसको समझने का प्रयास किया और मैं आत्मिक रूप से जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उनको आपने समझा। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिसको आप ग्रेड फर्स्ट के नाम से जानते हैं, इस व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अद्वितीय तैयारी हेतु, मतलब ऐसी तैयारी जो अद्वितीय हो। दूसरा, ऐसी तैयारी
बहुत रेयर केस में ही कर पाए ऐसी तैयारी। अद्वितीय कोई भी काम हम करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम सबसे बेहतर होते हैं, और सबसे बेहतर किया गया कोई भी कार्य हमें सफल बनाएगा, ये निश्चित रूप से हमें एक विश्वास करने वाली बात है। विश्वास करना भी चाहिए। जितना ज़्यादा हम खुद के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके अद्वितीय तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो अद्वितीय तैयारी हेतु हम बात कर रहे हैं एक सफल योजना की। अद्वितीय तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एक सफल योजना की। ऐसी योजना जो हमें सफल बना दे। और दोस्तों, सफल वही योजना बना सकती है जो खुद योजना सफल होती है। योजना सफल कैसे हो सकती है, इसके कुछ टिप्स को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स यदि आपने समझने का प्रयास किया और एक एक टिप्स को ध्यान से समझ करके अपनी डायरी में लिख करके इनको रखा। देखो, बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, तो एक बार एक डायरी में इन चीज़ों को जरूर लिख लेना कि क्या क्या हमें करना चाहिए। और आप करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे, बेहतर परिणाम भी आएंगे, और आने वाले व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बाद रिजल्ट्स में आपका नाम सफल व्यक्तित्व के रूप में होगा। दोस्तों, हजारों पदों में से एक पद पाना मुश्किल नहीं है। बात यह है, यहाँ पर एक सिंपल सा कोटेशन हम यहाँ पर समझें। हजारों पदों में से एक पद पाना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। और आप जैसे होनहार विद्यार्थियों के लिए, जो होनहार बालक वर्तमान समय में एक प्रतियोगी के रूप में इस वीडियो को देख रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता के लिए प्रयासरत है, इसीलिए वो इसको ध्यान से देख रहा है। और अगर आप देख रहे हैं और आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। क्योंकि आप उस मन से देख रहे हैं, जिस मन से आपको देखना, तो उसी मन से आप तैयारी भी करेंगे तो आप सफल भी होंगे। और ऐसी स्थिति में दोस्तों एक पद पाना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकता। तो एक पद पाना मुश्किल नहीं है, मगर क्या है, मगर यहाँ पर क्या है, जरूरत है सही एवं उचित निर्णय लेने की। दोस्तों, एक सही निर्णय आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, और एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी में मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपके भविष्य का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाला हो सकता है, और एक गलत निर्णय आपके भविष्य को बर्बाद करने वाला हो सकता है। इसलिए हम लोगों को, हमारे पास बहुत लंबा समय है, एक अच्छा वक्त है दोस्तों सोचने का, विचारने का और अपनी तैयारी को शुरू करने का। तो आज से ही निश्चित रूप से ये प्रण कर लीजिए कि मुझे इस बार जरूर व्याख्याता बनना है, और एक खास तैयारी में आप जुट जाइए। दोस्तों, इसके लिए हमें किन किन मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता है, तो कुछ खास मुद्दों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों प्राथमिक ध्यान रखने योग्य बातें। एक सफल प्रतियोगी को प्राथमिक कौन सी बातें हैं, प्राइमरी लेवल की कौन सी बातें हैं, शुरुआत की कौन सी बातें हैं, प्रारंभिक बातें कौन सी है, जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के वे सावधानियां जो हम पहले दिन से बरतना शुरू करेंगे, पहले दिन से जिन पर अमल करेंगे, वो ही सावधानियां हमारी प्राथमिक बातें हैं, और वही हमें सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी नींव जितनी मजबूत होगी, नींव जितने मन से हम तैयार करेंगे, हमारा बनने वाला भवन भी और उसके बनने वाले कंगूरे भी उतने ही लंबे, बड़े और अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी उम्र लंबी होंगी, उससे भी बड़ा वो एक सफलतम परचम लहराने वाले होंगे। तो दोस्तों, ये क्या क्या बातें हैं? पहले नंबर पर है पाठ्यक्रम क्या है। पहली जरूरत है दोस्तों हम इस बात को समझें कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आपके पाठ्यक्रम क्या है। इसके लिए आपको निश्चित रूप से सिलेबस अपने पास लेना चाहिए। सिलेबस भी आपके मोबाइल में अगर है तो ये मत सोचिए कि मोबाइल में है, उसका एक प्रिंट आपको लेना चाहिए, और प्रिंट लेकर के सबसे पहले अपनी तैयारी के लिए पहले फेज में, पहली अपनी जो भी डायरी आप बनाते हैं या फिर आप लोग कोई फाइल बनाते हैं, तो उसके पहले पेज के ऊपर आपका पाठ्यक्रम अंकित होना चाहिए। उसकी कॉपी आपके पास लिखित में होनी चाहिए और हार्ड कॉपी के रूप में हो, जिसके ऊपर आप पढ़ सके, आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो पहली जरूरत क्या है दोस्तों, प्राथमिक बात जो ध्यान रखने की है, पाठ्यक्रम क्या है। इसके लिए आपको अपना सिलेबस जो है उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रखने की जरूरत है। यदि आप अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे तो 100% आप बार बार उसको देख पाएंगे, और एक एक बात जब आप देखते हैं तो एक एक नई बात आपको समझ में आएगी, एक एक बिंदु आपको समझ में आएगा, और आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कितने प्रश्न पूछे जाने हैं।
हम में से हर व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि मेरा जो एग्जाम होगा उसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, एक में 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, एक में 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। टोटल आपको पता है 225 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, जिसमें 75 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में, 150 प्रश्न आपके सेकंड पेपर में सब्जेक्ट में। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पाठ्यक्रम है, कैसा कैसा पाठ्यक्रम है, कितना पाठ्यक्रम है और टोटल कितने प्रश्न उसमें से हमें पूछे जाने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। अभी से आप लोगों को ये देख लेने की जरूरत है कि आपका जो संपूर्ण सिलेबस है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। कई बार हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान नहीं कर पाते और फिर कई बार महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पढ़ाई से छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। बाकी उन चीज़ों को हम पढ़ते रहते हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं कम होती है, लेकिन कभी कभी कुछ आसान मान करके भी हम उनको ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, जो हमारे लिए जीत के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं बन पाते। जीत के लिए जिम्मेदार तो वो टॉपिक बनेंगे दोस्तों जिनके बारे में हम समझें, जिनके महत्व को हम समझें और पता करें ऐसे टॉपिक का जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से मैक्सिमम टाइम प्रश्न आता रहा है और फिर आने की संभावना रखता है, तो उसको हम एक बार देखें। आपका अधिकार क्षेत्र एवं कमजोर पक्ष ये भी जान लेना जरूरी है दोस्तों। आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जब बात करेंगे तो 2 पेपर आपके होते हैं। पहला पेपर होता है जिसमें सामान्य ज्ञान, स्कूल मैनेजमेंट, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सब उसमें आने वाले हैं। दूसरा पेपर आपका अपना विषय है जिसमें आपने पीजी किया है, कुछ भी हो सकता है, वो साइंस का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, आपका जो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि दोनों पेपर में से आपका मजबूत पक्ष कौन सा है, कौन से पक्ष पर आप अधिकार रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जियोग्राफी के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। हो सकता है आपका अपने विषय के ऊपर बड़ा कमांड हो, बड़ा अधिकार हो और आपको लगता हो कि मेरे विषय के अंदर तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो इसको पहचान लें आप कि कौन सा आपका अधिकार क्षेत्र है या फिर कौन से विषय पर आपका अधिकतम अधिकार है। दूसरे नंबर पर कमजोर पक्ष को पहचान लें। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में से कौन सा पेपर आपका कमजोर पक्ष है, फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है। तो दोस्तों जो कमजोर पक्ष है उस पर आप पहले दिन से ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि कमजोर पक्ष को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है, हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करें, उसको मजबूत बनाएं और फिर उसके बाद में जब वो मजबूत बन जाएगा तो जो मजबूत पक्ष है उस पर आप काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि आपको लगेगा अब मेरा कोई पक्ष कमजोर नहीं है, अब मैं बेहतर कर सकता हूं। इसलिए कमजोर पक्ष को भी पहले पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एक डॉक्टर जब इलाज करता है ना तो सबसे पहले बीमारी के कारणों का पता लगाता है। तो यहां पर भी आप सबसे पहले उन कारणों का पता लगाएं जो आपकी सफलता में रोड़ा बन सकते हैं और सबसे पहले उन कारकों को, उन कारणों को दूर करें और फिर उसके बाद में जो है नए सिरे से अपने आप को उस दिशा के अंदर तैयार करें जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति की दिशा में आप अपने आप को, जो उस गोल की दिशा में अपने आप को झोंक दें। तो इसके लिए जरूरत है आपका अधिकार क्षेत्र वाला विषय क्या है, आपका कमजोर पक्ष क्या है पेपर फर्स्ट और सेकंड में, उसको पहचानें और उसकी तैयारी शुरू करें। उसके बाद में दोस्तों कितना समय है और आप कितना समय दे सकते हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है किसी भी परीक्षा के लिए कि आप तैयारी जो करेंगे ना उसके लिए टोटल ड्यूरेशन कितना है। मान लीजिए आपके पास में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। अब आज की तारीख में हम बात करें तो ग्रेड फर्स्ट की यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अगर सरकार बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी करती है और कम से कम समय में जो है विज्ञापन देकर के परीक्षा भी करवाना चाहती है, चुनावी वर्ष है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए उससे पहले भी परीक्षा करवाना चाहती है, तो हमारे पास में आज की तारीख में भी ये मान के चलिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने कम से कम है। नवंबर तक एग्जाम होता है मान लीजिए तो भी 5 महीने कम से कम हमारे पास में है। वैसे मेरा मानना है कि अगर जुलाई तक विज्ञापन आता है तो फरवरी मार्च से पहले एग्जाम होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 5 महीने कम से कम आप मान के चलिए, ज़्यादा इसमें कितना भी समय हो सकता है। तो आपके पास समय कितना है, अनुमानित समय आज हम मान सकते हैं, फाइनल हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 महीने तो कम से कम है। उन 5 महीनों के अंदर अगर हम बात करें तो आप कितना समय दे सकते हैं 5 महीनों में। महीने 5 मान लिए हमने, ये माने हमने, फाइनल नहीं है,
लेकिन मान लीजिए 5 महीने अगर हैं तो हम उस 5 महीने में कितना समय दे सकते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप रोजाना के 2 घंटे दे पाएंगे, 5 दे पाएंगे, 10 दे पाएंगे, 12 दे पाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम केवल परीक्षा के लिए आवेदन कर दें या उसके लिए तैयारी की सोच लें, उससे एक योजनाबद्ध तैयारी नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें ये तो तय करना ही पड़ेगा कि मैं कितना समय दे पाऊंगा। हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में जॉब कर रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरे साइड जॉब या काम कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ में। घर परिवार की परिस्थितियां होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अधिकतम कितना समय उसके लिए दे सकते हैं, और फिर जो अधिकतम समय आप दे सकते हैं उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि आप कितनी तैयारी, किस लेवल तक की तैयारी कर पाएंगे, कितनी बेहतर तैयारी आप उस समय में कर पाएंगे, उस तैयारी को कैसे आप कर पाएंगे। समय आपके पास जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही जो है विस्तार से चीज़ों को देख सकते हैं। समय जितना कम होगा उतना ही आप विस्तार से नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर आपको पिन पॉइंट लर्न के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। पिन पॉइंट लर्न का मतलब होता है उन खास बातों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना जहां से मैक्सिमम प्रश्न आने की संभावना होती है और उसी के आधार पर अपनी नैया पार लग जाए, इस तरह की तैयारी करना, दोनों बातें हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो आप समय दे पाएंगे उसका अनुमान लगाना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर अपनी तैयारी के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, आवश्यक मार्गदर्शन कहां से लेना है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, खास बिंदु है। हम लोग जो आवश्यक मार्गदर्शन लेंगे वो कहां से लेंगे। देखो हर आदमी का अलग अलग मुद्दा है। कोई व्यक्ति वो है जो सोचता है कि मैं कोचिंग करूंगा, कोचिंग के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा तो मैं सफल होऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कोचिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो घर बैठ करके ही अपनी तैयारी करूंगा। स्वाध्याय अपने आप में बहुत अच्छा हथियार है अपनी सफलता के लिए, बहुत अच्छा साधन है अपनी सफलता के लिए, तो स्वाध्याय ही करूंगा। लेकिन आपको मान के चलना है दोस्तों कि हम कोई सी भी तैयारी जब करते हैं ना तो कोई ना कोई हमारा छोटा बड़ा मार्गदर्शक होना ही चाहिए। अब वो मार्गदर्शक आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, कोई यूट्यूब के माध्यम से किसी चैनल को आपने फॉलो कर रखा तो वो हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन हमारा मार्गदर्शक कौन होगा ये आपको एक बार तय करना जरूरी है, क्योंकि एक ही मार्गदर्शक के कहने पर जब हम चलते हैं ना तो पक्का हम सफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अलग अलग लोगों से हम सुनते हैं तो अलग अलग लोगों की बातें अलग अलग होती है, अलग अलग माइंड होता है, वो हमें भ्रम में डालते थे। और भ्रम में जब हम चले जाते हैं तो ना हम इधर का कर पाते ना इधर का कर पाते। इसलिए अपने को किसी एक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही होगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हमने एक को साध लिया और एक के आधार पर हमने अपने तैयारी को धार देने की शुरुआत कर दी तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हम जिस मार्गदर्शक को चुनते हैं वो मार्गदर्शक हो सकता है दूसरों से थोड़ा कमजोर हो, लेकिन वो कमजोर भी है और हमने आत्मा से भरोसा करके उसकी बातों पर काम करना शुरू कर दिया तो भी हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा जो है वो हमें सफल बनाता है। सामने वाला कितना कह रहा है उसमें आप अपना भी तो एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी भी तो कुछ भावनाएं, अपने भी तो कुछ विचार, अपने भी तो कुछ तरीके जोड़ेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन हम किसी एक मार्गदर्शक को चुन करके उस आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें। विषय को लेकर के यदि हम बात करें तो आप अलग अलग मार्गदर्शकों से अलग अलग जानकारियां ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने की जो रणनीति हमारी है वो हमें किसी एक ही धारा में चलने की आवश्यकता है, एक योजना से चलने की आवश्यकता है। अब दोस्तों इसके बाद में देखिए इसके आगे क्या खास बात है, वो है दोस्तों ग्रेड फर्स्ट या व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसकी योजना क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए। हम में से यदि किसी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, क्या प्रश्न आते हैं, उसमें विषय वस्तु क्या होती है, तो फिर हमारा तैयारी करने का जो कोई मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये बात तो देखनी ही पड़ेगी, विचार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें ये देखना है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं, एक पेपर प्रथम होता है और एक पेपर द्वितीय होता है। ये 2 पेपर इसके अंदर होते हैं। अब दोस्तों जो प्रथम पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है और किस तरह से हमें उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके अंदर सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, सामान्य ज्ञान में आपके इतिहास के भी प्रश्न आते हैं,
भूगोल के भी प्रश्न आते हैं, राजनीति विज्ञान के भी आते हैं, आपके जो है राजस्थान इतिहास के भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि सामान्य ज्ञान के कितने और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पिछले पेपर्स के आधार पर आपको अंदाजा लगेगा। सामान्य ज्ञान में जैसे इतिहास में लगभग 15 प्रश्न आते हैं, आपके जो करंट अफेयर्स में लगभग 10 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब इतिहास और करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल है सामान्य ज्ञान में। इसके अलावा राजनीति विज्ञान से भी कुछ प्रश्न आएंगे, भूगोल से भी आएंगे, राजस्थान का इतिहास है वहां से भी कुछ प्रश्न आने हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीके से संबंधित जो पार्ट है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और टोटल मिलाकर के यदि हम बात करें जीके वाले पार्ट से, तो आप लोगों को लगभग 35 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने हैं जो सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं। कितने प्रश्न पूछे जाने? लगभग 35 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। उसके बाद में बात आती है दोस्तों स्कूल प्रबंधन की। स्कूल प्रबंधन की बात करें तो यहाँ से 15 प्रश्न आपके आने हैं। जो 15 प्रश्न आप लोगों के आने हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 15 प्रश्न आपके आने हैं स्कूल प्रबंधन के, ये वो प्रश्न होते हैं जो पहले आपके पढ़े हुए नहीं होते। जीके हम पहले से भी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन तो हमें यही पढ़ना पड़ता है। पर आप लोगों को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन आपके पाठ्यक्रम का वो सरलतम पार्ट है जहां हर यूनिट में, हर टॉपिक में छोटी छोटी कुछ खास बातें हैं। उन खास बातों को यदि आपने एक बार ढंग से समझ लिया, कुछ चीजों को आपको रटना भी पड़ेगा, उनको स्मरण रख लिया, तो भी आप आसानी से यहाँ की 15 प्रश्नों में से मैक्सिमम प्रश्न कर पाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें मन लगाने की आवश्यकता है। और दूसरा एक बात और देखिए दोस्तों, जो पुराने विषय पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनमें तो फिर भी कई बार हम ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो नया विषय होता है ना, पहली बार हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप थोड़ा मेहनत करेंगे दोस्तों, तो स्कूल प्रबंधन के 15 प्रश्न बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ जीके का कोई पार नहीं होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन एक सीमित विषय वस्तु वाला विषय आपके पाठ्यक्रम में है, जहाँ से 15 प्रश्न आने हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। एक अच्छी रणनीति के साथ में आप हर टॉपिक को देख के तैयारी करेंगे। दोस्तों अब बात आती है सामान्य ज्ञान और स्कूल प्रबंधन की तैयारी आप कैसे करें। तो सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रत्येक विषय के अनुसार पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए कौन सी पुस्तकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, अपने साथियों के माध्यम से भी आप मालूम कर सकते हैं, और फिर उन्हीं पुस्तकों का सहारा लेकर के उस दिशा के अंदर मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों उसके बाद में आप लोगों के गणित है, विज्ञान है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ये जो विषय हैं इन विषयों से आप लोगों को 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। इन विषयों से आपको कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। और ये 5 विषय हैं, प्रत्येक विषय से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, उसके अनुसार कितने हो गए, 15 प्रश्न हो गए। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 रेशियो इनका रहता है। इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों 10 प्रश्न आपके होते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न होते हैं। इस तरह से टोटल आपका जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर टोटल आपको जो है 75 प्रश्न, 75 प्रश्न आपको पेपर फर्स्ट में पूछे जाने हैं। 75 प्रश्न आपको कौन से पेपर में पूछे जाने हैं? फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट पेपर के 75 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 150 अंक के। दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक ऐसा पेपर आप लोगों का जो आपकी सफलता के लिए एक आधार बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें सभी विषय हैं, लेकिन इसमें डरना नहीं है। किसी का गणित अच्छा तो किसी का अंग्रेजी अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा तो किसी का विज्ञान अच्छा है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, इन विषयों के लिए जो 5 विषय है ना, इन विषयों के लिए किसी बड़ी पुस्तक को पढ़ने के झंझट में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इनके लिए कोई अलग से किताबें खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 15 में से 10 प्रश्न तो आपके पीछे के अनुभव जो है ना, जो जिंदगी में अब तक आपने लिए, 10वीं तक आपने पढ़ा, 12वीं तक आपने पढ़ा, ग्रेजुएशन आपने किया, उसके जो अनुभव आपने लिए ना, उन अनुभवों के आधार पर ही आप उत्तर कर पाएंगे। उन अनुभवों के आधार पर ही आप बेहतर इनमें कर सकते हैं। किताबों के चक्कर में पढ़ करके 4-4 प्रश्नों के लिए आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लग जाएंगे तो आपका समय और खराब होगा, और फिर भी आपको जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रश्न उसमें से एकदम मिल जाएं। इसलिए आप लोगों को इन विषयों के लिए अपनी पीछे की जो भी अब तक की पढ़ाई का इतिहास रहा है और जो भी हमारा खुद का अब तक का जो अनुभव रहा है वो योगदान देगा, उस पर आपको भरोसा करना है। तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। फिर भी समय के साथ में गणित, विज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी
माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में जो भी आती है 10वीं क्लास तक, उसको आपको देखना चाहिए। जैसे पिछली परीक्षाओं में देखा गया है कि विज्ञान विषय के अंदर राजस्थान सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ से मैक्सिमम पूछे गए। छठी से लेकर के 9वीं 10वीं क्लास तक साइंस चलता है, जनरल साइंस, वहीं से प्रश्न पूछे गए। ऐसे ही गणित, हिंदी और रीजनिंग में भी उन्हीं को आधार मान करके मैक्सिमम वहाँ से जुड़ी हुई विषय वस्तु से पूछे गए। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सामान्य ज्ञान और स्कूल प्रबंधन पर विशेष गौर करना है। करंट अफेयर्स को लेकर के हम बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स को अभी से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोगों को जो है बहुत सारे चैनल वर्तमान में चल रहे हैं जो करंट जीके पर काम करते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उसको आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रतिदिन के कुछ प्रश्नों के नोट्स भी बनाने चाहिए। आज आपने क्लास में 3, 4, 5 प्रश्न देखे तो उनके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि वो नोट्स ही आपके लिए एक अच्छी गाइड के रूप में काम करेंगे। आपके हाथों के बने हुए होंगे तो आपको ज़्यादा सफल बनाने में योगदान देंगे। अब बात आती है दोस्तों दूसरे पेपर की। दूसरा जो पेपर आपका है वो आपका विषय है, आपका अपना मूल शिक्षण विषय है, जो आप व्याख्याता बनकर के स्कूल में पढ़ाएंगे, वो आपका विषय, जिसमें आपने पीजी किया है, वो आपका मूल विषय है। और मूल विषय व्यक्ति का जो होता है उस पर उसका अपना अधिकार होता है, क्योंकि इसीलिए तो उसने उस विषय को लिया है, इसीलिए तो पढ़ा है, क्योंकि वो उस विषय में बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ वो उसमें सीखने की क्षमता भी रखता है। तो वो उसका मूल विषय है। तो मूल शिक्षण विषय आपका क्या है, एक तो वो इसमें आता है, और इस मूल विषय से उसको जो है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 30 प्रश्न आपके आते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के, ये द्वितीय पेपर में आते हैं। द्वितीय पेपर में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आपका जो द्वितीय पेपर है ये आपकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि इसमें आप लोग अपना विषय तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, इसमें प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो इनके प्रश्नों की संख्या के आधे ही प्रश्न आने या डबल आने, 150 आने। पूर्णांक की भी बात करें तो फर्स्ट पेपर का 150 का, इसका 300 का। लेकिन ये जरूर ध्यान देना दोस्तों कि अंतिम रूप से जो चयन होता है वो दोनों पेपरों के अंकों से होता है और अधिकतम अंक प्राप्त करने पर होता है। केवल एक पेपर पर गौर नहीं करें, दोनों पेपरों पर आप गौर करें। और वर्तमान में तो 40% का फंडा और है सब्जेक्ट को लेकर के, पेपर्स को लेकर के, तो उस पर भी आपको पूरा फोकस प्रारंभ से ही करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, ताकि 40% वाला जो मुद्दा है वो तो आपके नज़दीक भी नहीं आए। बस केवल और केवल दोनों पेपरों की टॉप मेरिट जो है उस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों अपना जो विषय है उस विषय के लिए जो भी आपने ग्रेजुएशन में और पीजी के अंदर जो मानक पुस्तकें पढ़ी है उन मानक पुस्तकों को जरूर देखने की आवश्यकता है। आपके पाठ्यक्रम में 11th 12th का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके विषय से संबंधी जो विषय वस्तु है उसको बेहतर तरीके से देखने की आवश्यकता है। जितना उनके ऊपर आप फोकस करेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से हल करने के लिए, अच्छी सफलता के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले अपना आधार मजबूत करना होता है, और वो आधार आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है सामान्य रूप से आप लोग पढ़ते हैं, पहले किसी ने तैयारी की तो पहले भी आपने पढ़ा होगा, आगे भी आप पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आते हैं बहुत अधिक टफ नहीं होते हैं। थोड़ा सा अगर आपने मन लगा करके कुछ समय भी इसको प्रतिदिन दे दिया तो आप आसानी से ये 30 प्रश्न जो उनमें से मैक्सिमम प्रश्न कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ग्रेड फर्स्ट या व्याख्याता की योजना तो ये है, इस तरह से परीक्षा उसके अंदर होना है। 2 पेपर होने हैं, कितने कितने प्रश्न आने हैं, ये सारा आपको देखने की आवश्यकता है, और अभी से इनको समझ करके अपनी तैयारी में आपको जुटने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके बाद में लास्ट में हम यहाँ बात करेंगे क्या क्या साधन अपनाने आवश्यक है। एक सफल प्रतियोगी कौन होगा, कौन आप में से वो होगा जो हर हाल में सफलता प्राप्त करेगा। दोस्तों ये कुछ खास बातें हैं यहाँ पर जो आपको अपनानी पड़ेगी। अगर ये आपने अपना लिया, इनको ढंग से फॉलो कर लिया, तो ये मान के चलिए आप निश्चित रूप से सफल व्यक्ति होंगे। पहले नंबर पर दोस्तों एक कोई भी गाइड बुक जो परिष्कृत एवं पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई हो। पहली आवश्यकता दोस्तों एक गाइड तो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा कई लोग कहेंगे गाइड नहीं लेनी चाहिए, दोस्तों लेनी चाहिए। कोई सी भी ले लीजिए आप, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जो आपकी पसंदीदा है, लेकिन परिष्कृत होनी चाहिए। और दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई होनी चाहिए। क्या होता है गाइड लेने का फायदा, गाइड लेने का फायदा ये होता है एक तो उसमें हमारा जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज कुछ कुछ विषय वस्तु कम से कम दी हुई होती है।
100% नहीं है तो इतनी जरूर होती है कि कई बार हमें टॉपिक का पता ही नहीं लगता इसमें पढ़ना क्या है, लेकिन गाइड से हमको आइडिया हो जाता है कि ये पढ़ना है। और जब एक बार आपको क्लू मिल जाता है ना कि ये पढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से उस दिशा में बहुत कुछ अन्य मानक पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। तो गाइड बुक केवल आपको गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है, रास्ता बताती है। पास करवाने के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। पास करवाने के लिए गाइड बुक पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, लेकिन मार्ग को प्रशस्त करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए जो भी आपको अच्छी लगे, किसी भी पब्लिकेशन की अच्छी लगे, वो गाइड बुक आपको निश्चित रूप से लेने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को लेनी चाहिए। ऑलरेडी जिन विद्यार्थियों ने पिछला एग्जाम दिया, जिनके पास है, उनको नई गाइड बुक लेने की जरूरत नहीं है। उसी के आधार पर वो अपने मार्गदर्शन को प्राप्त करें और आगे की सफलता के लिए काम करें। दोस्तों, सेकंड नंबर पर जो आवश्यक है, जो आपको अपनाना चाहिए, वो है मुख्य विषयों के लिए पृथक पृथक मानक पाठ्यक्रम के अनुसार आधारित बुक्स और नोट्स। यानी कि दो चीजें हैं। मुख्य विषय जो भी आपका है, चाहे वो पेपर फर्स्ट के लिए इतिहास है या पेपर फर्स्ट के लिए स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे आपका सेकंड पेपर में सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबके लिए अलग अलग मानक पुस्तक लेनी है और साथ ही साथ पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी बुक्स या फिर ऐसे नोट्स आप ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोगों के, विद्वानों के नोट्स भी मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छी बुक्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन नोट्स भी मानक होने चाहिए, पुस्तक भी मानक होनी चाहिए, जिसमें कि हालांकि त्रुटियां सब जगह मिलेगी आपको। चाहे गाइड बुक लेंगे तो भी आपको त्रुटियां मिलना स्वाभाविक है। मानक बुक में भी कई बार छोटी बड़ी गलतियां मिल जाती है, नोट्स में भी गलतियां मिल जाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी यदि आप अच्छे व्यक्ति की पुस्तक लेते हैं, अच्छी मानक पुस्तक लेते हैं, तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और वो तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी पृथक पृथक रूप से। विशेष रूप से आपके सब्जेक्ट की पृथक बुक होनी चाहिए, और आपके साइकोलॉजी के लिए छोटी छोटी बहुत सारी बुक्स आती है राइटर्स की, वो आपके पास होनी चाहिए। आपका स्कूल मैनेजमेंट की अलग से छोटी सी बुक आती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत विद्वानों की, उनमें से कोई बुक होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पास में जो है हिस्ट्री है, इसके अलावा जो है पॉलिटी है, इनकी छोटी छोटी बुक्स आती है, मानक पुस्तकें, जिसमें खास खास बातें होती है। विशेष रूप से राजस्थान अध्ययन जो हमारे एनसीईआरटी के माध्यम से चलता है 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए, वो किताबें आपके पास में इनके लिए होनी चाहिए, जिनसे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रत्येक पेपर के विगत परीक्षाओं के पेपर, जो भी पेपर, दो पेपर आपके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर हैं, दोनों ही जो पेपर हैं उनके लिए पिछली परीक्षाओं के पेपर यानी प्रश्न पत्र, जो पिछली परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पत्र जो है आए, उसमें जो कुछ आपको पूछा गया वो आपके पास होने जरूरी है, हर हाल में होने जरूरी है। दोस्तों एक अच्छा तैयारी करता, एक अच्छी रणनीति से तैयारी करता प्रतियोगी वही होता है जो सबसे पहले पीछे की परीक्षाओं के पेपर देखता है, उनका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, सोचता है क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, भविष्य में क्या चेंजेस हो सकता है, इन मुद्दों पर वो कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता में ये मील का पत्थर बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों आदर्श या मॉडल पेपर्स बुक या संग्रह। हमें दोस्तों अपनी तैयारी के समय प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए, हमारे को कुछ मॉडल पेपर्स की संग्रह बुक भी रखनी चाहिए। जैसे बहुत सारी मार्केट में ऐसी किताबें मिलती है जिनमें एक में 10 से 15 तक के मॉडल पेपर्स होते हैं, आदर्श प्रश्न पत्र होते हैं। मॉडल पेपर या आदर्श प्रश्न पत्र सिर्फ ये बताते हैं कि इस तरह का पेपर आपको पूछा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उनमें से आपको प्रश्न मिले, लेकिन वो आपके अभ्यास के अंदर जो है बहुत काम आएंगे। और आप जब इस तरह के मॉडल पेपर्स का अभ्यास करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी मूल परीक्षा में आने वाला पेपर जो है वो आपको आसान लगने लगेगा। और लास्ट में दोस्तों अधिकतम अभ्यास कार्य के द्वारा अनुभव का विकास करना। एक सफल विद्यार्थी वो होता है, सफल प्रतियोगी वो होता है जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस को प्राप्त करता है, एक्सरसाइज करता है। और जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपको अनुभव होगा, और जितना अनुभव होगा दोस्तों आप उतने ही सफल प्रतियोगी बनेंगे। तो दोस्तों ये एक सामान्य सी रणनीति है, इसको यदि आपने गौर किया, एक एक चीज को समझने का प्रयास किया और इस पर अमल करेंगे, तो उम्मीद करता हूं आप अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। और जरूरत महसूस होगी दोस्तों तो मैं विभिन्न जो आपके टॉपिक्स हैं, पाठ्यक्रम है, उनके एक एक विषय को लेकर के भी चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा
कि जैसे आपको स्कूल मैनेजमेंट में गाइड करने के लिए अलग सामान्य वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपको बताना, टॉपिक वाइज बताना, किस टॉपिक में से कैसे प्रश्न पहले पूछे गए वो विश्लेषण करना, इतिहास में करना, या आपके जो अन्य विषय सब्जेक्ट हैं उसमें, ये भी मैं प्रयास करूँगा। लेकिन एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए अपने स्तर पर अपनी तैयारी को शुरू कर दें और सुनिश्चित सफलता की दिशा को प्राप्त करने के उस राह पर लग जाएं जो आपको निश्चित रूप से आपके गोल तक ले जाएगी। धन्यवाद।